Good evening, students. Today we will discussing about the power sharing. This chapter is very important for board examination of 10th class. Students, this is the most topic of the 10th class, power sharing. This is the first chapter of the 10th standard. Then we are discussing about the power sharing. Students, power का sharing होना. Power sharing का means power का sharing होना. यानी कि जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है अलग अलग इंस्टीट्यूशन के अंदर, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, उसे हम पावर शेयरिंग कहते हैं। यानी कि एक पर्सन के अंदर पावर नहीं होती, या फिर अपन कहें कि एक इंस्टीट्यूशन में पावर नहीं होती, पावर को शेयर करना कहा जाता है पावर का शेयरिंग। तो फर्स्ट चैप्टर है ये हमारा सिविक्स के अंदर 10th क्लास में, पावर शेयरिंग। इसका इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो बेल्जियम के ऊपर बनता है स्टूडेंट्स। तो कह रहा है कि बेल्जियम की अगर हम बात करें मोटी मोटी कि बेल्जियम में ऐसा क्या है, क्या 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 चीजें थी, कौन कौन से स्पीकर्स होते थे, ठीक है, बेल्जियम में क्या बोला जाता था, कितना परसेंट बोला जाता था, उसके बारे में हम बात करेंगे। बेल्जियम है, इट इज ए फेडरल स्टेट इन वेस्टर्न यूरोप। हम अगर यूरोप की बात करें स्टूडेंट्स, तो यूरोप के अंदर ये जो बेल्जियम है ये एक संघीय कंट्री है, फेडरल कंट्री है, और ये वेस्टर्न साइड में पड़ता है। किस साइड में पड़ता है? वेस्टर्न साइड में पड़ता है यूरोप के। यानी कि वेस्टर्न की बात करें तो पश्चिम की तरफ पड़ता है, वेस्ट की तरफ पड़ता है, और इसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स इसकी कैपिटल है बेल्जियम की, और इसका हेडक्वार्टर जो है यूरोपियन यूनियन का, इसे यूरोपियन जो यूनियन है उसका हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स को बनाया गया है। और ब्रुसेल्स किसकी कैपिटल है? बेल्जियम की। क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर कि जो ब्रुसेल्स है वो किसकी कैपिटल है, या फिर क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा व्हिच इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, तो हमें करेक्ट आंसर लिखना पड़ेगा ब्रुसेल्स। ओके, ब्रुसेल्स जो है हेडक्वार्टर भी है यूरोपियन यूनियन का। अगर स्टूडेंट्स हम यूरोपियन यूनियन की बात करें मोटी मोटी, तो जो यूरोपियन यूनियन है इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो 1 नवंबर 1993 के अंदर हुआ। नीदरलैंड में किया गया था, नीदरलैंड में, ठीक है, 1 नवंबर 1993 के अंदर। और यूरोपियन यूनियन जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट मैंने आपको बताया, और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स के अंदर है, ठीक है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बेल्जियम की, तो बेल्जियम नेबर्स जो कंट्रियां हैं बेल्जियम की वो पड़ती है फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड, ये इसकी जो नेबरिंग कंट्री है। और हम इसके अगर एथनिक कंपोजिशन की बात करें, तो एथनिक कंपोजिशन की बात करें तो स्टूडेंट्स 59% बेल्जियम के अंदर डच स्पीकर्स हैं, जो हु लिव इन द फ्लेमिश रीजन, जो कहां रहते हैं, जो फ्लेमिश रीजन के अंदर रहते हैं। और फ्लेमिश रीजन का है नॉर्थ बेल्जियम में। इसके बारे में भी हम एक बेल्जियम के मैप के माध्यम से इसके बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। और 40% जो बेल्जियम में बोले जाती थी लैंग्वेज वो फ्रेंच लैंग्वेज थी, और वो साउथ बेल्जियम की साइड में होता था, जिसको हम वलोनिया रीजन के नाम से भी जानते हैं। उसे वलोनिया रीजन कहा जाता था, साउथ में बेल्जियम का जो पार्ट है। और बट इन ब्रुसेल्स 80% स्पीकर एंड 20% डच स्पीक। लेकिन अगर हम किसकी बात करें, ब्रुसेल्स की, ब्रुसेल्स मींस बेल्जियम की अगर हम टोटल बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वो बेल्जियम जो पूरी कंट्री है उसके अंदर अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो बोली जाने वाली भाषा थी वो सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती थी वो डच बोली जाती थी, और 59% स्पीकर्स डच बोलते थे, ठीक है। और अगर हम बात करें फ्रेंच, तो इसमें 40% है, 40% फ्रेंच बोली जाती थी। यहाँ पर उल्टा हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है। अगर आप बात करें कि जो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स कैपिटल है बेल्जियम की, उसके अंदर जो स्पीकर्स बोले जाते हैं, जो अगर हम बात करें कि जो डच बोलने वाले लोग हैं उनकी संख्या कम हुई है, ठीक है, ब्रुसेल्स के अंदर। और फ्रेंच बोलने वालों की संख्या ज्यादा हुई है। फ्रेंच अगर ब्रुसेल्स में देखें तो 80% बोले जाते हैं, और अगर हम बात करें बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स के अंदर फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो 80% लोग बोलते हैं, और डच जो लैंग्वेज है वो 20% बोलते हैं। लेकिन अगर हम कंट्री की ओवरऑल कंट्री की बात करें तो बेल्जियम के अंदर जो डच है वो 59 बोली जाती है, स्पीकिंग लैंग्वेज बोली जाती है, और 40% फ्रेंच बोली जाती है। तो देखिए हम एक मैप के माध्यम से मैं बेल्जियम के आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि अपन एक मैप के माध्यम से बेल्जियम से पता लगाते हैं कि जो वोलेनिया रीजन है वो कौन सा होता है और फ्लेमिश रीजन कौन सा होता है। सपोज करें कि ये एक बेल्जियम है, बेल्जियम का अपन ने मैप बनाया है, इस प्रकार का बेल्जियम है, ठीक है। बेल्जियम के अंदर ये इसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स,
ब्रुसेल्स इसकी कैपिटल है और ये दो पार्ट है। जैसे हमने बात किया एक नॉर्थ, ये वाला पार्ट नॉर्थ का है और ये वाला पार्ट साउथ का है, तो इसके दो पार्ट में अगर हम विभक्त कर दें, इसको बांट दें, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम बांट देंगे इसको दो पार्ट में, और जब दो पार्ट में इसको बांटते हैं तो ये नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ हो जाता है। तो नॉर्थ वाला जो पार्ट है स्टूडेंट्स, उसे हम नॉर्थ बेल्जियम के नाम से जानते हैं, और ये नॉर्थ बेल्जियम है जिसे हम फ्लेमिश रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लेमिश रीजन। ये फ्लेमिश रीजन होता है, और ये जो साउथ वाला पार्ट है इसे हम वोलोनिया रीजन बोलते हैं, वैलोनिया रीजन। तो स्टूडेंट्स 59 जो डच स्पीकर्स हैं, अगर हम ओवरऑल इसकी पूरे की बात करें, बेल्जियम पूरी की पूरी कंट्री की बात करें, तो इसके अंदर जो डच बोली जाती है वो बोली जाती है स्टूडेंट्स लगभग 59%, और इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेंच की, तो फ्रेंच बोली जाती है 40%, 40% फ्रेंच बोली जाती है, और 1% इसमें जर्मन भी बोली जाती है, जर्मन बोली जाती है 1%। तो स्टूडेंट्स ये बात की हमने ओवरऑल किसकी? बेल्जियम की। अब हम बात करेंगे सिर्फ ब्रुसेल्स की, जो इसकी कैपिटल है ये ब्रुसेल्स। इस ब्रुसेल्स के अंदर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ब्रुसेल्स जो है उसके अंदर मात्र ओनली 20%, केवल 20% क्या बोली जाती है इसके अंदर? 20% डच लैंग्वेज बोली जाती है। डच लैंग्वेज कितनी बोली जाती है? 20%, और इसके अंदर जो फ्रेंच बोली जाती है वो 80% बोली जाती है, 80% फ्रेंच बोली जाती है। तो दोनों में विपरीत है, दोनों अपोजिट्स हैं एक दूसरे के, आप देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेल्जियम के बारे में, ठीक है। अब हम अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम की भी बात करेंगे। हाय स्टूडेंट्स, जैसे कि अपन ने बताया था कि हम बात करेंगे अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अकोमोडेशन इन बेल्जियम के अंदर हम बात करते हैं, तो इन बेल्जियम द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड 4 टाइम बिटवीन 1970 टू 1993। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने बात की है कि जो बेल्जियम का जो कानून है, संविधान है, उसके अंदर 4 टाइम यानी कि 4 बार अमेंडमेंट किया गया 1970 से लेकर 1993 के बीच में। पहला इसका पॉइंट है अकोमोडेशन का, द नंबर ऑफ डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन नंबर इन सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ द डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग, यानी कि जो मिनिस्टर्स डच बोलते हैं या फिर फ्रेंच बोलते हैं, उन सबकी संख्या क्या होगी? समान होगी, इक्वल होगी, ठीक है, हमारे संविधान जो वहां की गवर्नमेंट होगी उसके अंदर। सेकंड क्वेश्चन है, सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द नंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, यानी कि कुछ स्पेशल जो पावर है वो सभी भाषाई लोगों को दी जाएगी। जो सभी भाषाई मेजॉरिटी है या फिर कोई शॉर्ट का जो कोई माइनॉरिटी है, उन सबको समान भाषाई क्षेत्रों के अंदर जो कानून की पावर है वो दी जाएगी। थर्ड है, नो सिंगल कम्युनिटी कैन टेक डिसीजन। इसके अंदर कोई भी सिंगल कम्युनिटी अपना डिसीजन नहीं ले सकती है, यानी कि कोई भी अगर कानून बनाया जाएगा स्टूडेंट, तो उसके लिए सभी कम्युनिटी की राय लेना जरूरी रहेगा। ये सारा अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम के अंदर बताया गया। फोर्थ पॉइंट है, मैनी ऑफ द पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। इट मींस बहुत ज्यादा जो पावर थी, यानी कि बहुत पावर, कुछ पावरों में से बहुत सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2 रीजन्स की जो गवर्नमेंट थी, जिसको हम बात कर रहे थे, एक तरफ फ्लेमिश, दूसरा वोलोनिया, उनके जो राज्य जो सरकार थी उनको भी पावर दी जाएगी। द स्टेट गवर्नमेंट वाज नॉट सबऑर्डिनेट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट मींस सबऑर्डिनेट का मतलब होता है अधीनस्थ, सबऑर्डिनेट्स का मतलब होता है अधीनस्थ, अधीनस्थ का मतलब होता है उसके अंडर में काम करना। तो स्टूडेंट्स, द स्टेट गवर्नमेंट वाज नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीनस्थ काम नहीं करेगी, वो फ्री होगी, फ्रीडम होगी। इसलिए स्टूडेंट्स, हमने ये 5 पॉइंट और पढ़े हैं, इसके आगे भी इसके बहुत सारे पॉइंट हैं। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे हमने बताया था 5th पॉइंट तक हमने बात कर ली थी। 6th पॉइंट है, ब्रुसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट व्हिच हैज एन इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ ऑफ द कम्युनिटी, यानी कि ब्रुसेल्स एक ऐसी गवर्नमेंट थी जिसके अंदर दोनों समुदाय को बराबर रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया गया था, प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया था गवर्नमेंट के अंदर। और
सेवंथ वाला पॉइंट है, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। ये कह रहा है कि एक ऐसा पार्ट था जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी तीसरा टायर और था गवर्नमेंट का। इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, ये पीपल के द्वारा इलेक्ट की जाती थी, और बिलोंगिंग टू द वन लैंग्वेज फ्रेंच डच एंड द जर्मनी। इसके अंदर कोई भी लैंग्वेज, एक लैंग्वेज बोलने वाली सरकार होती थी। वेयर दे लिव, चाहे उनके अंदर कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी रहता हो, ये भाषाएं बोलने वाले लोग कहीं पर भी रहता हो, उनको एक भाषा बोलने वाले लोगों की सरकार भी होती थी। दिस गवर्नमेंट हैज पावर बेस्ड ऑन द कल्चर। इसके पास, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे मुद्दे होते थे जो बात करने के होते थे, उनकी पावर शक्तियां होती थी, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो शैक्षणिक हो, और शैक्षणिक हो चाहे सांस्कृतिक हो, किसी भी प्रकार के कोई भी रिलेटेड इश्यू हो, उनके उठाने के मुद्दे इनके पास होते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे हमने एकोमोडेशंस इन बेल्जियम हमने पढ़ा, हमें पता लगा कि एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम कैसे होता है, किस प्रकार का था। ऐसे ही हम कल वीडियो में बात करेंगे श्रीलंका के एकोमोडेशन की। श्रीलंका का जो एकोमोडेशन है वो इसके बिल्कुल विपरीत होगा, ठीक है। उसके अंदर पावर शेयरिंग नहीं होगी, तो वहां पर स्ट्रगल होंगे, बहुत सारे बैटल्स होंगे, आपस में कॉन्फ्लिक्ट होंगे, जिसके कारण वहां की जो गवर्नमेंट थी वो स्टेबल नहीं थी। लेकिन बेल्जियम एक ऐसी कंट्री थी जिसके अंदर पावर शेयरिंग का उदाहरण हमें देखने को मिला है। तो वी कैन से दिस इज द गुड गवर्नमेंट रन इन बेल्जियम अकॉर्डिंग टू पावर शेयरिंग। अंडरस्टूड? तो स्टूडेंट्स, मेरा ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया ये इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहें और बने रहें। हमारा चैनल पूरू क्लासेस के टीपी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, और हमारे साथ ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते रहें, ठीक है। और आप एक अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे, ऐसी मैं भगवान से निवेदन भी करता हूं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप बोर्ड के एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करें। धन्यवाद, थैंक यू।